Hello students, welcome to you all on official YouTube channel of Sanskaram group of schools. Student, today we are going to discuss the module 5 but the part 4 of my this video of French Revolution. Students, now we are going to start our module number 5 of this chapter, the French Revolution, the abolition of slavery. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से फ्रेंच ने सबसे पहले रेवोल्यूशन हुआ, नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई और किस तरह से जैकोबिन्स ने फिर मोनार्की को फिनिश किया, अबॉलिश किया और रिपब्लिक बनाया। फिर हमने रोल्स ऑफ वुमेन पढ़ा। तो अब हम देखते हैं कि फ्रांस का स्लेवरी ट्रेड कि इस वीडियो से पहले जस्ट मैंने आपको एक मैप दिखाया है बच्चों, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया है ट्रेड रूट, जिसको हम स्लेव ट्रायंगल जो रूट कहा जाता है, कि जो हमारे फ्रांस के जो व्यापारी हैं वो दक्षिण अफ्रीका जाते थे, वहाँ से स्लेव को ख़रीदते थे लोकल चिफ्टेन से, और फिर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के प्लांटेशन और ऑनर्स और कैरेबियन आइलैंड्स में जो प्लांटेशन ऑनर्स है उनको वो सेल करते थे, काफ़ी पैसा कमाते थे। लेकिन बात ये हो रही थी, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब वो राइट्स डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न की बात करते हैं तो स्लेव क्या ह्यूमन बीइंग नहीं होते, क्या उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं होते? तो क्या उस वक्त इन्होंने इनके बारे में सोचा? अब हम ये डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. फ्रांस की कॉलोनी, मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन ने कुछ इलाकों को जीता था फ्रांस के लिए. The colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe and Saint Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. कि फ्रांस की ये कॉलोनी थी जो कैरेबियन का जो थी कंट्रीज़, यानी कि वेस्ट इंडीज़ और मॉरिशस उस तरफ, तो जहाँ पर ये लोग अपनी जैसे इंडिया में ये करते थे, जो उनको रॉ मटेरियल ब्रिटेन के लिए चाहिए वो उगवाते थे, तो टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी वगैरह ये वहाँ प्लांटेशंस में होता था. बट होता क्या था, द रिलेक्टेंस ऑफ यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंस एंड अनफेमिलियर लैंड्स मीट द शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन. कि बहुत सारी जो यूरोपियन जो लेबर होती थी वो अनफेमिलियर लैंड में जाके काम करने को तैयार नहीं थी. अब क्या था, इन आइलैंड्स पे शॉर्टेज थी लेबर्स की, तो उसके लिए लेबर कहाँ से आएगी? स्लेव आएंगे ना, जो अफ्रीका में जिन कंट्रीज़ को कॉलोनी बना रखा है वहाँ से. So this was meant a triangular slave trade between Europe, Africa and the Americas. इस मॉड्यूल से जस्ट बिफोर मैंने आपके लिए वो मैप लगाया है, just see it. The slave trade began in the 17th century. French merchants sailed from port to Bordeaux and Nantes to the African coast, where they bought slaves from the local chieftains. ब्रांडेड एंड शेकल, ये क्या करते थे, उनके ऊपर जो दाग के उनको निशान लगाते थे, उनको हथकड़ियों में जकड़ देते थे. देन स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर 3 month लॉन्ग वॉयज अक्रॉस टू अटलांटिक टू द कैरेबियन. अफ्रीका से फिर ये सामने उनको 3 महीने तक बेचारे बंधे गुलामों की तरह जाते थे, वहाँ उनको कैरेबियन में भेज दिया जाता था. Then there they were sold to the plantation owners. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European market for sugar, coffee and indigo. Port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. कि पोर्ट सिटी है वो स्लेव ट्रेड से ही काफ़ी फली फूली थी. तो हुआ क्या, किस तरह से इसका खात्मा हुआ, अब हम देखते हैं. Throughout the 18th century, there were little criticism of slavery in France, क्योंकि नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट्स whether the rights of men should be extended to all French subject including those in colonies. कि नेशनल असेंबली में लंबी लंबी बातें तो चलती थी कि जो वो राइट्स की बात कर रहे हैं ना मैन की और सिटीजन्स की, क्या वो कॉलोनी के लोगों को देना है या नहीं देना है. बट डिड नॉट पास एनी लॉ, उसने कोई कानून पास नहीं किया, क्योंकि 91 में जो ये असेंबली बनी थी तो उसमें तो वेल्थियर पीपल थे, तो वो क्यों चाहेंगे कि उनका बिजनेस का नुकसान हो. फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन whose income depended on the slave trade,
It was finally the convention which in the 1794 legislated to free all slave in the French overseas possessions. कि कन्वेंशन ने इसको ख़त्म किया 1794 में, लेकिन ये मज़ा कुछ दिन के लिए रहा। क्यों, आगे बढ़ते हैं। दिस हाउ एवर टर्न आउट टू बी ए शॉर्ट टर्म मेजर, ये थोड़ा दिन के लिए रहा, 10 ईयर लेटर, कुल 10 सालों तक। नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, plantation owner understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest। और नेपोलियन ने फिर से क्या किया, स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जो प्लांटेशन ऑनर थे उनको लगता था कि ये उनका राइट है कि वो अफ्रीकन निगरों को गुलाम बनाए और अपनी प्रोडक्शन को आगे चलाए। स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। ये आप देखेंगे क्या दिखाया जा रहा है भैया, द इमेंसिफिकेशन ऑफ स्लेव। इमेंसिफिकेशन का मतलब होता है फ्रीडम, की स्लेव्स की आज़ादी। क्या दिखाया जा रहा है, दिस फ्रीडम 1794 डिस्क्राइब द इमेंसिफिकेशन ऑफ स्लेव। द ट्राइकलर बैनर ऑन टॉप कैरियर्स द स्लोगन द राइट्स ऑफ मैन, ऊपर जो आपको स्लोगन लिखा हुआ दिख रहा है। द इंस्क्रिप्शन बिलो, नीचे क्या लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ द अनफ्री, कि उन लोगों की आज़ादी जो पहले की आज़ाद, जो कैदी थे। द फ्रेंच वुमेन प्रिपेयर टू सिविलाइज द अफ्रीकन एंड अमेरिकन इंडियन स्लेव बाय गिविंग देम यूरोपियन क्लॉथ टू वियर, कि वो उनको कपड़े दे रहे हैं, उनकी ड्रेसेस से दिखा रहा है कि जो स्लेव्स हैं कि वो कितने कह सकते हैं कि अर्ली मैन की तरह, जिनको कपड़े पहनने का भी नहीं पता है, वो उनको सिविलाइज कर रहे हैं। यानी कि वो अपने आप को, देखो स्लेव किया तब तो उसके अंदर कुछ नहीं, लेकिन फ्री कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर शो कर रहे हैं कि यस दे आर डूइंग गुड फॉर दैम। चलिए अब देखते हैं हम अगला अपना मॉड्यूल, कि जिसमें हम देखेंगे कि जो रेवोल्यूशन था तो उससे लोगों, वहाँ के लोगों के अंदर जो उनकी सोशल लाइफ है उसमें क्या चेंजेस आए। ये हमारे दो न्यू वर्ड्स हैं, निग्रोज एंड इमेंसिफिकेशन। जो ऑलरेडी निग्रोज किसको कहा जाता है, अफ्रीका साउथ सहारा के जो लोग होते हैं, जो ब्लैक लोग होते हैं, इनको निग्रो कहा जाता है। नॉर्मली इन लोगों को नीचा दिखाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ, क्रांति और दैनिक जीवन, कि क्या किसी देश में होने वाली राजनीतिक हलचल लोगों के दैनिक जीवन को बदल सकती है, किस तरह से बदल सकती है, यस देखते हैं। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ पीपल बियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक दे रीड, यस। द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सो मैनी सच चेंजेस इन द लाइफ ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। The revolutionaries government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice। कि क्रांतिकारी सरकार ने कुछ ऐसे काम पास किए जिससे वह जो स्वतंत्रता का विचार है आदर्श और जो समानता का आदर्श है वो लोगों के दैनिक जीवन में ढाल दिया गया। वन इम्पॉर्टेंट लॉ, पहला एक ऐसा ही फेमस क्या था, केम इनटू अफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिले इन द समर ऑफ 1789 वाज द अबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, कि सेंसरशिप का खात्मा कर दिया गया। सेंसरशिप क्या होती है, सेंसरशिप कानून ऐसा होता है जिसके अंदर किसी भी देश में छपने वाला जितना भी मैटर है या जो मीडिया जो छापता है या लोग जो बोलते हैं वो सरकारी परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कुछ आप सरकार के खिलाफ बोल दें। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है जो सब चीज़ों को नोटिफिकेशन करता है, उसकी मंजूरी के बिना आप ज़बान नहीं खोल सकते, ना कुछ छाप सकते हैं, ना कुछ गा सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं। तो इन द ओल्ड रिजीम ऑल रिटन मटीरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेस कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर ऑफ द किंग। Now the Declaration of the Right of Man and Citizen proclaim freedom of speech and expression to be natural right। और अब तो जो मानव अधिकारों की घोषणा और नागरिकों की घोषणा जो हो चुकी थी उसमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात थी, उसको नेचुरल राइट माना गया था, यानी कि प्रकृति के द्वारा, यानी कि जैसे ही उस देश में कोई वो नागरिक पैदा होता है तो उसको वो मिलता है, फंडामेंटल राइट है। नाउ उसके बाद क्या हुआ, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल रैपिडली टू द कंट्री साइड, कि शहरों में किताबें छपने लगी, पैम्पलेट छपने लग गए, पिक्चर बुक छपने लगी और वो शहरों से गांव की तरफ काफ़ी बिकी। दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट एंड चेंजेस टेक प्लेस इन द फ्रांस में जो भी बदलाव हो रहे थे सब उनके अंदर सब कुछ विवरण था।
फ्रीडम ऑफ प्रेस आल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट कुड बी अप्रेस, यानी कि जो उन क्रांति से खुश नहीं थे, इसका मतलब उन्होंने भी छापा। दोनों तरह का मटीरियल अवेलेबल था कि जो क्रांति के सपोर्ट में थे, जो क्रांति के विरोध में थे, दोनों ही। ईच साइड sought टू कन्विंस द अदर ऑफ इट्स पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट, और दोनों ही यानी कि क्रांति के सपोर्ट वाले और क्रांति के अपोज वाले दोनों ने ही उस मीडिया का यूज़ किया, प्रिंट मीडिया का, अपने विचारों को फैलाने के लिए। प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब जो वहाँ पे आपको पता है यूरोप के अंदर कुछ कार्निवल्स होते रहते हैं, जगह जगह पे मेले लगते रहते हैं, तो इसमें लार्ज नंबर्स को लोगों पर, जो नाटकों ने, गीतों ने अपनी ओर आकर्षित किया। This was one way they could grasp the identify with ideas such as liberty or justice that political philosopher wrote about at length in the text, which only a handful of educated people rule। तो नाटकों के द्वारा, गीतों के द्वारा और मेलों के द्वारा उन सब लोगों को आकर्षित किया जाता था जो कि शिक्षित नहीं थे, क्योंकि शिक्षित लोग तो बहुत कम थे, तो फिलोसफर जो बुक्स में लिखते थे वो तो बहुत कम लोगों तक पहुंचता था। लेकिन गीत और नाटक तो आपको पता है लाखों जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो उन तक तुरंत ही पहुंच जाता है। तो इस मीडियम का भी यूज़ किया गया विचारों को फैलाने के लिए। ये देखिए किस तरह से क्रांति के बाद मोटे मोटे जो सेठ लोग थे, जो जनता का खून चूस रहे थे, अब ये लोग उनको क्या कर रहे थे, देखो मशीन में पतला करके निकाल रहे थे। व्हाट इज़ दिस? द पैट्रियोटिक फैक्ट्रिस्टिक प्रेस, कि समाचार पत्र उनका जो वो शोषण कर रहे थे ना, वो सब मीडिया के सामने आ रहा है। देखिए ज़रा, दिस एनोनिमस प्रिंट ऑफ 79 सीक टू मेक द आइडिया ऑफ जस्टिस टैंगिबल, कि किस तरह से ये न्याय दिया जा रहा है और उनको खून चूस के, उनको देखो पतला कर करके मशीन में से निकाला जा रहा है कि बहुत खून चूस लिया गरीबों का, चलिए अब आपकी बारी है। दैट इज़ द शो द इक्वलिटी। अब ये आप पिक्चर नज़र आएगी आपको इसमें मरा जो है, जो पॉल मरा है, वो क्या कर रहे हैं, एक पेंटिंग है लुइस लेओपोल्ड बर्ली की, जिसमें लोगों को एड्रेस करते नज़र आ रहे हैं। बरा जो हमने पहले ही पढ़ा था, जो क्या कह रहे थे कि अभी एक और क्रांति होनी बाकी है, क्योंकि पुअर लोगों को राइट टू वोट नहीं मिला है। ये औरतों की और गरीबों की, ये औरतों की सॉरी बात नहीं की, ये गरीबों की बात कर रहे थे, क्योंकि जो वेल्दियर लोगों को वोट दी गई थी तो राइट टू वोट दिया गया था, तो बरा उसके अगेंस्ट आए थे। हमने ये बॉक्स भी पढ़ा था। अब हमारा आ जाता है कंक्लूज़न। ये नेपोलियन आपको इमेज में नज़र आएंगे हमारे। हुआ क्या कि रेवोल्यूशन हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, फिर रिपब्लिक बना। जब वो डायरेक्टरी रूल आया, डायरेक्टरी रूल इंस्टेबल हुआ, तो फिर से मोनार्की आ गई। 1804 नेपोलियन ने क्राउन की अपने आप को एज अ एम्परर ऑफ फ्रांस। ये भी एक मज़े की बात है कि उसने अपने आप को किंग ऑफ फ्रांस क्यों नहीं किया, क्योंकि उसने फ्रांस का एम्पायर काफ़ी हद तक एक्सपेंड कर दिया था और वो नहीं चाहता था कि उसको लुइस 16 या बर्बर फैमिली के किंग के इक्वल रखा जाए, तो उसने अपने आप को एम्परर डिक्लेयर किया था। और बात ये भी थी कि जब उसने ये वर्ड क्यों किया, क्राउंड हिमसेल्फ, क्योंकि जब उनके क्राउन पहनने की बारी आई थी तो क्या हुआ, पोप जो थे क्रिश्चियन के, उस वक्त के जो पोप थे वो वहाँ पोप जो थे वो अवेलेबल थे, लेकिन उन्होंने अपना मुकुट खुद अपने सर में रखा था कि नहीं मैं खुद ही पहन लेता हूँ। ओके, तो ये इसलिए उन्होंने क्राउन हिमसेल्फ की बात करते हैं। ही अपने आप को खुद किंग डिक्लेयर किया। ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोप कंट्रीज डिस्पोजिंग डायनेस्टीज। उसने आसपास के राजाओं को हराया, वहाँ के जो राजवंश है उनका खात्मा किया। एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस मेंबर ऑफ हिज फैमिली, और छोटे मोटे जो दूसरे रजवाड़े थे वो दूसरे उसने तय किए, और जहाँ अपनी फैमिली मेम्बर्स को उसने रूल दे दिया। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। देखिए मज़े की बात, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया फ्रांस में और अपने आप को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप के रोल में उसने देखा। तो उसने ऐसा क्या किया था, ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉ सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। कि एक तो इसने यूरोप के बीच में फ्री ट्रेड स्टार्ट करवाया और प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट दिया लोगों को, क्योंकि अभी तक जो लोग किसी एरिया में, किसी नॉबल के एरिया में रहते थे, किसी लैंड ओनर के एरिया में रहते थे, वो कभी भी उनके घर से विक कर देता था, क्योंकि ये मेरा इलाका है, ये मेरा, राजा बोलता था ये मेरा देश है, मेरी ज़मीन है। तो जो घर में वो उन्होंने मेहनत से बनाया उसका क्या। तो अब लोगों को लगा कि यस
ये कुछ करेगा, अलग से नया राजा है। तो इनिशियली क्या हुआ, मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर, उन्हें लगा कि वो उन्हें स्वतंत्र करने वाला है। क्यों? क्योंकि उसने जो सिविल कोड 1804 बनाया था उसके अंदर सोशल प्रिविलेजेस थे ना, जो क्लर्जी को और नोबेलिटी को, वो उसने वापस ले लिए। तो उनको लगा गरीबों को कि ये तो बहुत अच्छा राजा है। तो जो नेबरिंग कंट्री थे ना, वहाँ के लोग भी उसका वेलकम कर रहे थे कि आइए हमको गुलाम बनाइए, क्योंकि उनको लग रहा था मुक्ति मिलेगी इस चर्च से, नोबल से। But soon as the Napoleon armies came to viewed everywhere as an invading force, it was finally defeated at Waterloo in 1815. अब भैया वो तो हमला भरा है, कहाँ से आपको इतने सारे राइट्स दे देगा? वो तो फंडामेंटल राइट देगा ना, तो वो अपने फ्रांस में देगा। जिस एरिया को जीता उसमें क्या देने वाला है? तो फिर उसका विरोध होने लग गया और वाटरलू में 1850 में उसको हरा दिया गया। 4 देशों की फौज ने मिलकर लड़ाई की थी, यूनाइटेड किंगडम, प्रशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया। Many was measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had impact on people long after Napoleon had left. और नेपोलियन के जाने के बाद भी नेपोलियन ने जो बदलाव किए वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में, वो काफ़ी हद तक लोगों के ऊपर लंबे टाइम तक उसका इम्पैक्ट रहा। The ideas of liberty and democratic right were the most important legacy of the French Revolution. This is the closing of this chapter. कि भले ही रेवोल्यूशन हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, रिपब्लिक बना, फिर से नेपोलियन मोनार्की ले आया, तो रेवोल्यूशन पर तो किए कराए पर पानी फिर गया। बट वो जो आइडियल्स उस क्रांति के दौरान वहाँ के फिलोसफर ने उठाए थे, वो आज भी पूरी दुनिया को प्रेरित कर रहे हैं और दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन में वो आपको नज़र आएंगे। दीज वर द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की विरासत है पूरी दुनिया को। These spread from France to the rest of Europe during the 19th century. ये पूरे यूरोप में फैले ये विचार। Where feudal systems were abolished, जहाँ इनकी देखा देखी फ्यूडल सिस्टम समाप्त किए गए। और बाद में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ड्यूरेशन में colonized people revoked the idea of freedom from bondage into movement to create a sovereign nation state. और उन्होंने फ्रांस की इस क्रांति से प्रेरणा ली और अपने देशों का निर्माण किया। हमारे यहाँ से टीपू सुल्तान, राममोहन राय were the 2 examples of individuals who responded to the ideas coming from revolutionary France, जिन्होंने क्रांतिकारी फ्रांस के विचारों को अपने जीवन में ग्रहण किया। ये 2 शख्सियत थी हमारे देश से। अब हम बॉक्स 2 करते हैं। राजा राममोहन राय, one of those who was inspired by new ideas that was spreading through France at that time. The French Revolution and later the July Revolution excited his imagination. ये जुलाई रेवोल्यूशन 1948 में हुई थी। He could think and talk of nothing else when he heard the July Revolution in 1830 में हुआ क्या था कि जो नेपोलियन बोनापार्ट के बाद 1815 में जब इसको हराया गया चारों किंगडम ने मिलकर, तो वियना में एक ट्रीटी हुई जिसके तहत लुईस 16 का कजिन ब्रदर था लुईस 18, क्योंकि सब लुईस 16 इसके बेटों को कहा गया था जो कि 8 साल का था, जिसकी जेल के अंदर मृत्यु हो गई थी। तो इसका जो भाई था लुईस 18 के नाम से, वो उसको गद्दी पर बिठाया गया। तो 1830 के अंदर फिर से जुलाई के महीने में एक रेवोल्यूशन हुई और उसको हटाया गया। तो उसकी बात हम कर रहे हैं। तो वो उनसे इंस्पायर्ड हुए और उसके बाद 1830 में जो किंगडम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फिर से आई, तो उसको 1848 की रेवोल्यूशन से फिर से हटाया गया। और मज़े की बात यह है कि 1848 के बाद भी जो वहाँ पर डेमोक्रेसी आई, सेकेंड रिपब्लिक बना, तो नेपोलियन बोनापार्ट का ही भतीजा गद्दी पर बैठा, वो प्रेसिडेंट चुन के आया और वो 2 साल के बाद 1851 में एज अ डिक्टेटर नज़र आया। फिर से वो किंगडम उसने शुरुआत कर दी थी। और एक ये लंबी कहानी है फ्रांस की जो हम आगे 10th में डिस्कस करेंगे, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। तो क्या हुआ, he could think and talk of nothing else when he heard of the July Revolution in France in 1830. On his way to England at Cape Town, he insisted on visiting frigates, warship,
flying the revolutionary tricolor through he had been temporarily left by an accident। कि जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जा रहे थे तो उन्होंने जो जुलाई रेवोल्यूशन के दौरान की जो घटनाएं सुनी, तो जो केप टाउन है इंग्लैंड, उधर अफ्रीका के जाते वक्त तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ उनको कुछ वॉरशिप नज़र आए, तो उन्होंने ट्राइकलर फ्लैगशिप जो देखा तो वो उनसे मिले बिना रहे नहीं। कहते यद्यपि वो लंगड़े हो चुके थे लेकिन फिर भी उन्होंने वो उनको देखने पहुँचे। तो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। Student, if you like my explanation, please like my video and subscribe. Thank you and bye.